नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग भारती आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा की तरह इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जानकारी आप सभी के साथ साझा करता हुआ आया हूं। ठीक आज भी मैं एक खास बीमारी के ऊपर चर्चा करने आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका नाम है मलेरिया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भली भांति परिचित है। मलेरिया या दुर्वात एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। ये मुख्य रूप से अमेरिका, एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में फैला हुआ है। प्रत्येक वर्ष ये 52.5 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है तथा 20 से 30 लाख लोगों की मृत्यु का कारण बनता है, जिनमें से अधिकतर उप सहारा अफ्रीका के युवा बच्चे होते हैं। मलेरिया को आमतौर पर गरीबी से जोड़कर देखा जाता है, किंतु ये खुद अपने आप में गरीबी का कारण है तथा आर्थिक विकास का प्रमुख अवरोधक है। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोग में से एक है तथा भयंकर जन स्वास्थ्य समस्या यह है कि ये रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। केवल 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्यों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सर्वाधिक खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम तथा प्लाज्मोडियम विवेक्स माने जाते हैं। साथ ही प्लाज्मोडियम ओवेल तथा प्लाज्मोडियम मलेरिये भी मानव को प्रभावित करते हैं। इस सारे समूह को मलेरिया परजीवी कहते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके बहुगठित होते हैं, जिससे रक्तहीनता, एनीमिया के लक्षण उभरते हैं, जैसे कि चक्कर आना, सांस फूलना, इत्यादि। इसके अलावा अवशिष्ट लक्षण जैसे कि बुखार, सर्दी, उबकाई, जुकाम जैसी अनुभूति भी देखे जाते हैं। गंभीर मामलों में मरीजों बेहोश हो जाते हैं और मृत्यु भी हो सकती है। मलेरिया के फैलाव को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। मच्छरदानी और कीड़े भगाने वाली दवाएं मच्छर काटने से बचाती हैं, तो कीटनाशक दवा के छिड़काव तथा स्थिर जल जिस पर मच्छर अंडे देते हैं की निकासी से मच्छरों का नियंत्रण किया जा सकता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए यदि भी टीके, वैक्सीन पर शोध जारी है, लेकिन अभी तक कोई उपलब्ध नहीं हो सका है। मलेरिया के लिए निरोधक दवाएं लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं और इतनी महंगी होती हैं कि मलेरिया प्रभावित लोगों की पहुंच से अक्सर बाहर होती है। मलेरिया प्रभावित इलाके के ज्यादातर वयस्क लोगों में बार बार मलेरिया होने की प्रवृत्ति होती है, साथ ही उनमें इसके विरुद्ध आंशिक प्रतिरोधक क्षमता भी आ जाती है, किंतु ये प्रतिरोधक क्षमता समय कम हो जाती है जब ये क्षेत्र में चले जाते हैं, जब मलेरिया प्रभावित नहीं है। यदि वे प्रभावित क्षेत्र में वापस लौटते हैं तो उन्हें फिर से पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। मलेरिया संक्रमण का इलाज कुनैन या आर्टिमिसिन की मलेरिया रोधी दवाइयों से किया जाता है, यदि दवा प्रतिरोधकता के मामले में तेजी से समान होते जा रहे हैं। मलेरिया मानव को 50,000 वर्षों से प्रभावित कर रहा है। शायद ये सदैव से मनुष्य जाति पर परजीवी रहा है। इस परजीवी के निकटवर्ती रिश्तेदार हमारे निकटवर्ती रिश्तेदारों में यानी चिंपांजी भी रहते हैं, जिससे इतिहास लिखा जा रहा है। सबसे मलेरिया के वर्णन मिलते हैं। इससे पुराना वर्णन चीन से 27 ईसा पूर्व को मिलता है। मलेरिया शब्द की उत्पत्ति मध्यकालीन इटालियन भाषा के शब्दों माला एरिया से हुई है, जिनका अर्थ है बुरी हवा। इसे दलदली बुखार के नाम से भी जानते हैं, मार्स फीवर इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैलता था। मलेरिया पर पहले बहुत ही गंभीर वैज्ञानिक अध्ययन 1880 में हुआ था, जब एक फ्रांसीसी सैन्य चिकित्सक चार्ल्स लुई अल्फोंस लेबने ने अल्जीरिया में काम करते हुए पहली बार लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर परजीवी को देखा था। तब उसने ये प्रस्तावित किया कि मलेरिया रोग कारण ये प्रोटोजोआ परजीवी हैं। इस तरह अन्य खोजों से होते हुए 1707 ईस्वी चिकित्सा नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम इटालियन वैज्ञानिकों एत्तोर मार्चियोवाफा तथा एंजेलो सैली ने रखा था। इसके एक वर्ष बाद क्वाई चिकित्सीय कॉलेज फैलने से पीत ज्वर का इलाज करते हुए पहली बार यह दावा किया कि मच्छर रोग को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक फैलाते हैं, किंतु इसे अकाट रूप प्रमाणित करने के कारण ब्रिटेन के शख्स डोनाल्ड रॉस ने सिकंदराबाद में काम करते हुए 1878 में किया था। इन्होंने मच्छरों को विशेष जातियों से पक्षियों को कटवाकर उन मच्छरों की लाल ग्रंथियों परजीवी अलग करके दिखाया, जिसे उन्होंने संकरित पक्षियों में पाला था। इस कार्य हेतु उन्हें 1902 में चिकित्सा नोबेल मिला। बाद में भारतीय चिकित्सा सेवा से त्यागपत्र देकर रॉस ने नव स्थापित लिवरपूल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में कार्य किया तथा मिस्र, पनामा, यूनान तथा मॉरिशस जैसे कई देशों में मलेरिया नियंत्रण कार्यों में
योगदान दिया। फिनेले तथा रॉस की खोजों की पुष्टि वॉल्टर रीड की अध्यक्षता में एक चिकित्सीय बोर्ड ने 1900 में की। इसकी सलाहों का पालन विलियम सी गॉमेज ने पनामा नहर के निर्माण के समय किया, जिसके चलते हजारों मजदूरों की जान बच सकी। इन उपायों का प्रयोग भविष्य में बीमारी के विरुद्ध किया गया। मलेरिया की विरुद्ध पहली प्रभावी उपचार सिंकोना वृक्ष की छाल से किया गया था, जिसमें कुनेन पाई जाती है। वृक्ष पेरू देश में एंडीज पर्वतों की ढलानों पर उगता है। छाल का प्रयोग स्थानीय लोग लंबे समय से मलेरिया के विरुद्ध करते रहे। जीसुट पादरियों ने करीब 1640 ईस्वी में इलाज यूरोप में पहुंचा दिया, जहां एक बहुत लोकप्रिय हुआ, परंतु छाल कुनेन की 1820 तक अलग नहीं किया जा सका। ये कार्य अंततः फ्रांसीसी रसायनविदों पियर जोसेफ पलेटियस और जोसेफ वियानेनो में केवेंतु ने किया था। इन्होंने कुनेन का ही नाम दिया था। 20वीं सदी के प्रारंभ में एंटीबायोटिक दवाओं के अभाव में उपदन सिफिलिस के रोगियों की जानबूझकर मलेरिया से संक्रमित किया जाता है। इसके बाद कुनेन देने से मलेरिया और उपदन दोनों काबू में आ जाते थे। यद्यपि कुछ मरीजों की मृत्यु मलेरिया से हो जाती थी, उपदन से होने वाली निश्चित मृत्यु से ये नितांत बेहतर माना जाता था। यदि मलेरिया परजीवी के जीवन के रक्त चरण और मच्छर चरण का पता बहुत पहले हो गया था, किंतु ये 1980 में जाकर पता चल लगा। इस खोज से ये गुत्थी सुलझी कि क्यों मलेरिया से उभरे मरीजों वर्षों बाद अचानक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। रोग का विवरण तथा प्रभाव। मलेरिया प्रति वर्ष 40 से 90 करोड़ बुखार के मामलों का कारण बनता है। वहीं इससे 10 से 30 लाख मौतें हर साल होती हैं, जिसका अर्थ है कि प्रति 30 सेकंड में एक मौत। इनमें से ज्यादातर 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे होते हैं। वहीं गर्भवती महिलाएं भी इस रोग के प्रति संवेदनशील होती हैं। संक्रमण रोकने के प्रयास तथा इलाज करने के प्रयासों के होते हुए भी ये मामले अभी तक कोई गिरावट नहीं आई। यदि मलेरिया की वर्तमान प्रसार दर बनी रही तो अगले 20 सालों में मृत्यु की दुगनी हो सकती है। क्योंकि ज्यादातर रोगी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, ना तो वे चिकित्सालय जाते हैं और ना उनके मामलों को लेखा जोखा रखा जाता है। मलेरिया और एचआईवी का एक साथ संक्रमण होने से मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। मलेरिया चूंकि एचआईवी से अलग आयु वर्ग में होता है, इसलिए ये मेल एचआईवी टीबी के मेल से कम व्यापक और घातक होता है। मलेरिया से वायरल वार बढ़ जाता है। वहां एड्स संक्रमण की प्रकृति प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाने से ये रोग की चपेट में आ जाता है। वर्तमान में मलेरिया भूमध्य रेखा के दोनों तरफ विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में अमेरिका, एशिया तथा ज्यादातर अफ्रीका आता है। इनमें से सबसे ज्यादा मौतें लगभग 90% तक उप सहारा अफ्रीका में होती है। मलेरिया का वितरण समझना जटिल है। मलेरिया प्रभावित तथा मलेरिया मुक्त क्षेत्र प्राय 7 होते हैं। सूखे क्षेत्रों में इसके प्रसार की वर्षा की मात्रा गहरा होता है। डेंगू बुखार के विपरीत ये शहरों की अपेक्षा गांव में ज्यादा फैलता है। उदाहरणतः वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के नगर मलेरिया युक्त हैं, मुक्त हैं, जबकि इन देशों के गांव इससे पीड़ित हैं। अपवाद स्वरूप अफ्रीका में नगर ग्रामीण सभी क्षेत्र इससे ग्रस्त हैं, बड़े नगरों में कम। हाल ही में ब्रिटेन के वेलकम ट्रस्ट ने मलेरिया एटलस परियोजना को इस कार्य हेतु वित्तीय सहायता दी है, जिससे मलेरिया के वर्तमान तथा भविष्य के वितरण का बेहतर ढंग से अध्ययन किया जा सकेगा।